Hello students, in today's lecture on laws of motion for class 11, we shall have discussion first on equilibrium of a particle and then we shall discuss motion of a vehicle on a leveled road and a banked road. So first we try to understand the equilibrium of a particle. जब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, देखिए मैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, मान लीजिए ये पार्टिकल P है, इसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो टाइप का इक्विलिब्रियम इसका हो सकता है। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, जिसको हिंदी में आप कहते हो, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हम चैप्टर 7 में करेंगे, लेकिन अभी ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी पार्टिकल के कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उसका मैकेनिकल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। यदि कोई पार्टिकल मैकेनिकल एज वेल एज रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। यदि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल P कब कहा जाएगा, जब उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होगा। यदि किसी पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, और यदि किसी पार्टिकल पर लगने वाला टोटल टॉर्क, ये टॉ है, और टॉर्क यदि 0 है, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, टोटल टॉर्क 0 है तो हम उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और टोटल फोर्स 0 है किसी भी पार्टिकल पर तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इस टोटल फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एफ, ये भी मैथमेटिक्स में ये जो सिग्मा का सिंबल है ये भी टोटल को बताता है, तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0। वैसे ही इस टोटल टॉर्क को भी हम समेशन टॉ इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि किसी भी पार्टिकल के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस पर टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और किसी पार्टिकल के रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसका टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए। यदि कोई पार्टिकल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टोटल टॉर्क 0 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। और यदि कोई पार्टिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है यानी टोटल फोर्स 0 है, इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशनल मोशन को बताता है और ये रोटेशनल मोशन को बताता है। ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर 7 में इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि किसी भी पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस पार्टिकल का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में होना जरूरी होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पार्टिकल पर लगने वाला टोटल टॉर्क 0 है। यही बात मैंने यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा है। इफ द नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, वी से दैट इट इज एन इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान रखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स मस्ट बी 0। टोटल फोर्स मस्ट बी 0 मतलब इस पर जितने लगने वाले फोर्स हैं, मान लीजिए F1 है प्लस F2 है, ऐसे ही बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F2 है प्लस F3 है, ऐसे ही बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। यदि इन सभी फोर्सेज का सम 0 आता है तो हम कहेंगे कि जो टोटल फोर्स है वो 0 होगा, और उस केस में वो पार्टिकल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि यदि किसी पार्टिकल पर कनकरेंट फोर्सेज लगते हैं, यदि कोई पार्टिकल 3 कनकरेंट फोर्सेज का मतलब क्या है, मैं बात करना चाहूँगा आपसे इक्विलिब्रियम ऑफ ऑफ 3 पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ ग्रीन से लिख लेता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल लिखिए यहाँ पर, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अंडर 3 कंकरेंट फोर्सेज। अभी समझते हैं कंकरेंट फोर्सेज क्या होते हैं। 3 कंकरेंट फोर्सेज, इसके बारे में समझेंगे अभी। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अंडर 3 कंकरेंट फोर्सेज मतलब क्या है
कि जैसे ये कोई पार्टिकल है, यदि इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F1, ठीक है, एक फोर्स इस पर मान लीजिए इस तरफ लग रहा है, ठीक है, इस तरफ लग रहा है F2, ठीक है, ये F2 लग रहा है, ये F1 लग रहा है, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, मान लीजिए ये F3 है, ठीक है, ये F3 है। क्लियर है? इस टाइप से तीन फोर्सेज इस पार्टिकल P पर लग रहे हैं। एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है और एक F3 लग रहा है। इनका देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। पॉइंट ऑफ एक्शन यानी तीनों फोर्सेज जो है एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे? कनकरेंट फोर्सेज कहलाएंगे, यानी जिनका ओरिजिन सेम हो, यानी यही इसी पार्टिकल पर लग रहे हैं। कन मतलब सेम सेम पॉइंट पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो कनकरेंट फोर्सेज कहलाएंगे। अब देखिए कनकरेंट फोर्सेज के अंदर इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा। देखिए आपने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ध्यान कीजिए वहां पर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। यदि मैं F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूं तो F1 और F2 का रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा, आएगा या नहीं? F1 और F2 का रिजल्टेंट ये होगा, और यदि इस रिजल्टेंट को मैं लिखना चाहता हूं तो इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, ये एक वेक्टर हो जाएगा। और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसका डायरेक्शन होगा? F1 का डायरेक्शन होगा। ये F2 है, ये F1 है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल को यूज करके आप कर सकते हो, इस वाले ट्राइंगल का यूज करके कर सकते हो। यहाँ से डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कीजिए तो इस वाले ट्राइंगल का यूज, ये F1 हो जाएगा और ये डायरेक्शन F2 का हो जाएगा, तो उस केस में भी ये रिजल्टेंट F1 प्लस F2 आएगा। यानी यहाँ पर जो F3 का वैल्यू है, F3 इस डायरेक्शन में है तो F3 किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2 के होगा। केवल क्या इसके बराबर होगा? नहीं, ये डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। समझ गए बात को? ये जो तीन फोर्सेज हैं F1, F2 और F3 कैसे फोर्सेज हैं? कनकरेंट फोर्सेज हैं, क्योंकि एक ही पार्टिकल पर ये लग रहे हैं। अब हमने इन दो फोर्सेज की बात की, F1 और F2 की। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? F1 प्लस F2 हुआ। कैसे निकाला? लॉ ऑफ ट्राइंगल से आप, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये जैसे मैंने ट्राइंगल लिया, इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन होगा? ये F1 का डायरेक्शन है तो ये F1 हो गया, और ये F2, तो ये रिजल्टेंट क्या आ गया? F1 प्लस F2 आ गया, F1 प्लस F2 आ गया। अब F1 प्लस F2 तो इस तरफ है, और ये किससे बैलेंस होगा? F3 से, तभी तो पार्टिकल P जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पार्टिकल के इक्विलिब्रियम में होने के लिए F3 का वैल्यू F1 प्लस F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि F3 और इसको एक साइड ले आए तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली F1 प्लस F2 प्लस F3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब वो पार्टिकल कनकरेंट फोर्सेज के अंदर इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ गई बात? ये पार्टिकल जो है कनकरेंट फोर्सेज के अंदर कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? क्योंकि टोटल फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये बात एक तो हो गई इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल की। अब हम बात करते हैं, देखिए एक सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें आगे बात करनी है मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल्ड रोड एंड ए बैंक रोड, ठीक है। उससे पहले लेकिन सर्कुलर मोशन के बारे में हमें थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। देखिए सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है, ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और ये इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, और यहाँ पर ये कोई मान लीजिए पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, मान लीजिए पी पार्टिकल है। ये यहाँ से इस तरीके से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, लीनियर वेलोसिटी v होगी। और आप जानते हो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन मिलता है। कौन देता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। और ये जो एक्जिलरेशन है इसी, ये हमेशा इसके सेंटर की तरफ होता है, ये भी आप जानते हो, ऑलरेडी हमने बात की हुई है। तो एक्जिलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल, किसी भी रेडियस का ये सर्किल है, मान लीजिए कैपिटल आर रेडियस का ये सर्किल है, तो एक्जिलरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। यहाँ पर जो एक्जिलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर अपॉन आर होगी। ठीक है, और ये डायरेक्टेड किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन, ये आप सब जानते हो, ये सेंट्रीपिटल एक्जिलरेशन होता है।
ठीक है, इसको हमने डिराइव किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, ध्यान हो तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हम ये जानते हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है, जब भी पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एक्सिलरेशन मिलेगा, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इस पार्टिकल को मिलेगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फोर्स जो होगा, जो जो फोर्स इस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन को प्रोवाइड करेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की यदि मैं बात करूं, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस पार्टिकल P को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? mv² के बराबर है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होती है, आप जानते हो कि एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होती है। और इस सर्कुलर मोशन में आप ये भी जानते हो कि वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली बदलती रहती है, लेकिन स्पीड नहीं बदलती। वेलोसिटी क्यों बदलती है? क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, ये भी आप जानते हो। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा डायरेक्शन बदलती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रही है, और इस कारण हम कह रहे हैं कि मोशन जो है एक्सिलरेटेड है। और यहाँ पर ये जो मोशन है, सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। एम क्या हो गया? एम मास हो गया इस पार्टिकल का, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, वी लीनियर वेलोसिटी हो गया, और कैपिटल आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है। चलिए, अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब हमें आसानी से मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल्ड रोड समझ में आ जाएगा। यानी हम एक ऐसा रोड कंसीडर करते हैं जो कि, मान लीजिए कोई एक रोड है, और रोड जो घूम रहा है, इस टाइप से घूम रहा है, इस टाइप से घूम रहा है, मोड़ आता है ना रोड पर, ये इस टाइप से एक रोड है, और ये मान लीजिए बिल्कुल प्लेन रोड है। कैसा रोड है? प्लेन रोड है, लेवल रोड है। कैसा रोड है? ये लेवल रोड। ठीक है, जैसे कि सीधे सड़क जा रही है, वैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको टर्न दे दिया है, टर्न दे दिया है, लेकिन ये रोड कैसा है? लेवल्ड रोड है। रोड कैसा है? लेवल्ड रोड है। और ये इसका सेंटर पार्ट हो जाएगा, ये रोड का क्या हो जाएगा? सेंटर पार्ट हो जाएगा। तो ये लेवल्ड रोड, इस पर कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है। और इस लेवल्ड रोड, देखिए ये सर्कुलर पाथ जैसा बनेगा, तो इसका कोई एक सेंटर भी आएगा, यहाँ आएगा सेंटर, और उस सेंटर को मैं कह सकता हूँ कि सेंटर क्या हो जाएगा? ये सेंटर यदि मैं बात करूँ, तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, ये रेडियस हो जाएगा। यानी इस रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा? v²/r के बराबर होगा। अब यहाँ पर चल रहा है ये व्हीकल, ये व्हीकल चल रहा है, ठीक है। ये कोई गाड़ी है जो इस रोड पर चल रही है, इस टर्न पर मुड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा क्या? देखिए, ये जिस स्पीड से इस तरफ जा रही है, वो स्पीड है स्मॉल v स्पीड से जा रही है, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? v²/r हो रहा है। कितना एक्सपीरियंस हो रहा है? v²/r हो रहा है। तो अब मैं इस व्हीकल को इस तरीके से यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि व्हीकल लेवल्ड रोड पर चल रहा है। व्हीकल कैसे रोड पर चल रहा है? लेवल्ड रोड पर चल रहा है। तो ये जो व्हीकल है, इसका जो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो देखिए, इस व्हीकल का कुछ मास होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस व्हीकल का, ये बैलेंस हो जाता है, आप जानते हैं, रिएक्शन से, जिसको नॉर्मल कहते हो आप, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल कंपोनेंट है किसका? फ्रिक्शन का। और यदि व्हीकल इस तरफ जा रहा है, यदि ये व्हीकल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ये व्हीकल जा रहा है, तो जो जिस सड़क पर ये चल रहा है, उस सड़क पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा या नहीं होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो इससे बैलेंस हो जाएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी व्हीकल की, किस तरफ व्हीकल जाने वाला है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फोर्सेज हमें यहाँ पर पता लग गए। को 3 फोर्सेज एक्ट ऑन द कार। जब कोई कार लेवल रोड पर चलती है, यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन ए व्हीकल मूव्स ऑन ए लेवल रोड पर चलता है। लेवल रोड का मतलब ऊंचा नीचा नहीं है किसी भी तरफ से, एक जैसा है,
ठीक है, सेम हाइट में दोनों तरफ, इधर भी वही हाइट है, इधर भी वही हाइट है, ठीक है। तो व्हेन ए व्हीकल मूव्स ऑन ए लेवल रोड, तो क्या होगा, थ्री फोर्सेस, कितने फोर्सेस, थ्री फोर्सेस एक्ट्स ऑन व्हीकल, थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन व्हीकल, तीन फोर्सेज एक्ट होते हैं व्हीकल पर। कौन कौन से, नंबर वन की यदि मैं बात करूं तो वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, ये पहला फोर्स हो गया, ठीक है, जिसको आप क्या लिख रहे हो, mg, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया जिसको आप वेट ऑफ व्हीकल कह रहे हो। और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप कैपिटल एन कह रहे हो। और तीसरा कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, व्हीकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये वेट ऑफ व्हीकल हो गया। ये तीन टाइप के फोर्स यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप ये जानते हैं इस व्हीकल में ये जो व्हीकल का वेट है ये तो बैलेंस हो जाएगा एन से, ठीक है, सिंस एन इज इक्वल टू एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा यानी एन बराबर किसके होगा, एम जी के होगा, ठीक है। यानी नॉर्मल जो है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल जो है वेट से बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जब ये नॉर्मल फोर्स जो है इस व्हीकल के वेट से बैलेंस हो गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स जीरो हो गया इस डायरेक्शन में, टोटल फोर्स जीरो हो गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं इट मीन्स देयर इज नो एक्सिलरेशन, देयर इज नो एक्सिलरेशन, there is no acceleration in the vertical direction। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ध्यान रखिए यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है जो यहाँ पर इसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी कौन सा एक्सिलरेशन या फोर्स हम कह सकते हैं, कौन सा एक्सिलरेशन प्रोवाइड हो रहा है इस व्हीकल को, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। तभी तो ये व्हीकल बिना किसी इधर उधर इम्बैलेंस के जो है घूम पा रहा है इस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की हेल्प से। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सिलरेशन है ही नहीं, तो फिर ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो पहिया है व्हीकल का, पहिए और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि जब पहिया रोड से टच होगा ना बेटा, जब पहिया रोड से, जैसे ये व्हीकल का व्हील है, ये व्हीकल का व्हील है, मान लीजिए ये व्हील है, ठीक है, व्हीकल का पहिया है, तो जब ये रोड से टच आता है, यहाँ ये रोड है, इस रोड से यहाँ पर जब टच होगा तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा इस जगह का, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन इस जगह होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और यही स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको आपने एफ लिखा है, यही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सिलरेशन है ही नहीं, क्योंकि एन का वैल्यू एम जी से बैलेंस हो गया। तो फिर जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इस व्हीकल को मिल रहा है इस रोड पर घूमने के लिए, टर्न लेने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली ये स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा। तो ये बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखा जाएगा, इट इज क्लियर दैट it is clear that the static friction small f, the static friction small f या fs जो भी आपको लिखना है, provides the centripetal acceleration। क्या प्रोवाइड करता है, provides the centripetal एक्सिलरेशन। कौन सा एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन प्रोवाइड करता है।
क्लियर। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन प्रोवाइड कर रहा है व्हीकल को, वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा इम्पेंडिंग मोशन को। किसकी इम्पेंडिंग मोशन को? कार की इम्पेंडिंग मोशन को, मूविंग अवे फ्रॉम द सर्किल। जैसे ये कार है, ये इस सर्किल से बाहर क्यों नहीं चले जाती, इस रोड से बाहर क्यों नहीं चले जाती टर्न लेने पर? इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस कार की बाहर की तरफ जो इम्पेंडिंग मोशन हो सकती है उसको रोक देता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक देता है, इसको बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए सेंट्रीपिटल, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण इसको सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन जो एक्सपीरियंस हो रहा है व्हीकल को, वो सेंटर की तरफ हो रहा है, इसलिए ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज, किसको अपोज करता है? द मोशन, अपोजेज द इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन का मीनिंग आप जानते ही हैं, इम्पेंडिंग मोशन जो वास्तव में होने वाली है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन अपोजेज द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ व्हीकल या कार, जो भी आपका व्हीकल है, इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द व्हीकल मूविंग अवे, मूविंग अवे, मूविंग अवे फ्रॉम द सर्किल। ठीक है, फ्रॉम द सर्किल या सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्किल, फ्रॉम द सर्किल, सर्किल से दूर जाने के लिए रोक देता है। कौन? ये स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। तो आप जानते हो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन के केस में मैक्सिमम होता है तो इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल नहीं आएगा। म्यू एस इंटू एन लिखा जाएगा। एंड ऑल्सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसके बराबर होगा। ठीक है या नहीं? अब ये इन दोनों इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है? इन दोनों इक्वेशन से लिखा जा सकता है कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू किसके होगा? म्यू एस इंटू एन। और म्यू एस आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एन नॉर्मल फोर्स है। अब यहाँ पर एन का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। एन किसके बराबर आ रखा था? एन हमने शुरुआत में ही लिखा, एन का वैल्यू एम जी के बराबर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर m से m कैंसिल हो रहा है, ये m से m कैंसिल हुआ, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया? म्यू एस, आर को इधर ले जाएं, आर जी, ये आ जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू। या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ठीक है, म्यू एस आर जी। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम है, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ऑब्वियसली। ये फ्रिक्शन भाई, जब ये कंडीशन आपको मैंने पढ़ाई थी, जब इम्पेंडिंग मोशन होता है तो एफ एस मैक्सिमम होता है और ये म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये भी मैक्सिमम लिखी जा सकती है, इसको मैक्सिमम आप लिख सकते हो, मैक्सिमम। तो इसे मैक्सिमम लिख दीजिए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जो कि किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए जरा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में यदि देखें तो मैक्सिमम वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पर डिपेंड कर रहा है और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट और व्हीकल। ठीक है, दिस स्पीड इज इज इंडिपेंडेंट, ऐसे लिख दीजिए, इज independent of the mass of the vehicle। जो व्हीकल का मास है उस पर डिपेंड नहीं करती है ये स्पीड। v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी होता है, इस पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये बात हो गई मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल्ड रोड। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। अब व्हीकल को हम एक ऐसे रोड पर टर्न करेंगे, मोड़ेंगे, जो कि बैंक्ड रोड है। तो हेडिंग है मोशन ऑफ ए व्हीकल, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए
बैंक्ड रोड। अभी समझ में आएगा बैंक रोड का मतलब क्या होता है। बैंक रोड पर व्हीकल का मोशन हम जानना चाहेंगे कि बैंक रोड पर क्या सिचुएशन होती है। देखिए बैंक रोड का मतलब है कि आपने देखा होगा जो हाईवेज होते हैं जहाँ पर टर्न होता है, जहाँ मोड़ होता है, वहाँ पर सड़क एक तरफ से ऊंची कर दी जाती है जिससे कि व्हीकल जो है पलट नहीं जाए, क्योंकि स्पीड में व्हीकल जनरली चलते हैं हाईवे पर। तो जहाँ टर्न होता है वहाँ से रोड को जो है एक तरफ से ऊंचा उठा दिया जाता है बाहर की तरफ से, ठीक है। यानी रोड इस तरीके का कुछ बना दिया जाता है। ये अंदर वाला हिस्सा है रोड का और ये बाहर वाला हिस्सा है। तो बाहर की तरफ से रोड को थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है, ठीक है। ये कहलाता है बैंक रोड। कैसा रोड कहलाता है? बैंक रोड, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, इतने एंगल से ये ऊपर उठा हुआ है। अब यहाँ पर कोई व्हीकल चल रहा है मान लीजिए, ठीक है। ये व्हीकल है, मान लीजिए ये व्हीकल है, ये कार है, इस पर मूव कर रही है। अब ये जो कार है इस पर कितने फोर्सेज लगेंगे पहले तो ये जान लीजिए। अगर वो समझ में आ जाएगा बाकी सब चीज़ तो समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये जो कार है या व्हीकल, जो भी व्हीकल है, इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ लगने वाला है, ठीक है। mg तो नीचे ही लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इसका जो एन है, ये कार बेटा ऐसे है, ये जो व्हीकल है वो ऐसे है, ना कि ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं है, ये व्हीकल ऐसे है। जब व्हीकल ऐसे है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो जो मैंने ग्रीन पेन का डायरेक्शन दिया है इस तरफ होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन, क्योंकि व्हीकल ऐसे है। यदि व्हीकल ऐसे होता तो नॉर्मल इधर होता, ठीक है। लेकिन व्हीकल ऐसे है रोड पर तो नॉर्मल इस तरफ होगा। तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो इस तरफ होगा। क्लियर है? ये नॉर्मल का डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्लियर है ये बात? अब ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये आप जानते ही हो, ठीक है। ये आप जानते ही हो। जब ये n है तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, यदि मैं इस mg का ये वाला लाइन ऑफ एक्शन लेता हूँ, ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करूँ, ये वाला डायरेक्शन और एक ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ, ठीक है। ये वाले दो डायरेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, तो इस डायरेक्शन में कौन होगा और इस डायरेक्शन में कौन होगा। देखिए ये एन है तो जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका है रोड का, उतना ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर उतना ही एंगल बनेगा, ठीक है। जितना चेंज इस थीटा में आएगा उतना ही चेंज इसमें आएगा। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा रहने वाला है। ये बात समझ में आई क्या आपको? फिर से देखिए, ये व्हीकल ऐसे है और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये वर्टिकल मान लेता हूँ, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तीसरा जो पेन मैंने रखा है ये वर्टिकल है और ये वाला एंगल थीटा है। अब देखिए व्हीकल को आप ऐसे कीजिए, व्हीकल को आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो देखिए ये वाला एंगल चेंज हो रहा है। जितना आपने यहाँ पर एंगल चेंज किया उतना की उतना यहाँ चेंज हो जाएगा। यानी जो दोनों थीटा हैं वो बराबर होंगे। ये अब देखिए जब ये दोनों बराबर हैं और ये एन है तो डेफिनेटली ये वाला कंपोनेंट आप सब जानते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट को, कि ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एन साइन थीटा। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। ये एन कॉस थीटा होता है और ये एन साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, भाई ये रोड है, ये रोड है और ये व्हील है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके टेंजेंशियल लगेगा, इस तरफ लगेगा। लेकिन हमने ये पॉइंट ऑफ एक्शन लिया है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन में ये दूंगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब जितना एंगल ये थीटा है सेम एंगल ये वाला होगा, ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, थीटा ही होगा ये, ठीक है। क्यों? जेड शेप बन रही है वैसे भी। देखो ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये देखिए जब इस शेप में बात करते हो तो ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा ही होगा। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब ये एफ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा, आप जानते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ रोड है, ये रोड का अंदर वाला हिस्सा है तो इस तरफ ही तो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हो गया और ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में कौन होगा बेटा, इस डायरेक्शन में। यदि ये एफ है तो इस डायरेक्शन में कौन होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा स्मॉल एफ कॉस थीटा, हो जाएगा या नहीं। और जिस डायरेक्शन में mg है
उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यदि ये समझ में आ गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो आगे मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सिलरेशन होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एन कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा एफ साइन थीटा और एम जी से, ठीक है। देयर इज नो एक्सिलरेशन along the vertical direction because the net force along this vertical direction is zero, क्योंकि जितना फोर्स ये है उतना की उतना ये है, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर इज फ्रॉम फ्रॉम above diagram it is clear that there is no acceleration along the vertical direction में कोई एक्सिलरेशन नहीं है, ठीक है। जब एक्सिलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एन कॉस थीटा से कौन बैलेंस हो रहा है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी बैलेंस हो रहा है। एफ साइन थीटा प्लस एम जी इस एन कॉस थीटा से बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा और कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा, और कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, देयरफॉर तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एक्सिलरेशन अलोंग द वे वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। देयरफॉर ये देयरफॉर है बेटा, देयरफॉर नेट फोर्स along this vertical direction क्या हो जाएगा? मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है या नहीं? टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स जीरो है, क्यों जीरो है? बिकॉज एन कॉस थीटा की वैल्यू किससे बैलेंस हो रही है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी से। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है भाई। एन कॉस थीटा किससे बैलेंस हो गया? एफ साइन थीटा प्लस एम जी से बैलेंस हो गया, तो एक इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। अब जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है इस व्हीकल पर, कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। किस तरफ? सेंटर ऑफ द रोड की तरफ, ठीक है। सर्कुलर जो रोड है उसके सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये टर्न की बात की है, रोड ऐसा है और इस ऐसे रोड पर हमने एक तरफ से इसको ऊंचा उठा दिया है। इस टाइप के रोड की बात हो रही है बेटा, ठीक है। एक तरफ से ऊंचा उठा दिया है, तो एक पर्टिकुलर जगह को मैंने यहाँ शो किया है, तो रोड इस टाइप का है, टर्न ले रहा है, तो ये सेंटर हो गया रोड का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन जो व्हीकल पर लगेगा, इस व्हीकल पर जो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन है वो तो सेंटर की तरफ लगेगा ना, ठीक है, सेंटर की तरफ लगेगा। चलिए, सेंटर की तरफ एक्सिलरेशन लगेगा किसकी वजह से होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलेगा, किसको? व्हीकल को, ये किसकी वजह से मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम अबव डायग्राम it is also clear that from above diagram it is also clear that centripetal force is provided, कौन प्रोवाइड करता है? is provided by the horizontal components, by the horizontal components, ठीक है, by the horizontal components। कौन कौन से horizontal component हैं? भाई इनका जो horizontal component है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा, इनके कारण मिलेगा। एफ कॉस थीटा, सॉरी, एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, इनके कारण सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब जब इनके कारण सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन मिलेगा तो इन दोनों का जो सम होगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा? देयरफॉर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाएंगे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। एक आ गई एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और दूसरी इक्वेशन आ गई एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए, हम जानते हैं व्हाट एफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लेस देन इक्वल म्यू एस इंटू एन होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एंड फॉर v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड आपको चाहिए व्हीकल की, मैक्सिमम कितना स्पीड से वो टर्न ले सकता है कि व्हीकल पलट ना जाए। ठीक है, मोड़ पर व्हीकल पलटे ना, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड हम कितना रख सकते हैं, उसके लिए f का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? म्यू एस इंटू एन के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये f मैक्सिमम हो जाएगा और लेस देन इक्वल फिर इक्वल में बदल जाएगा, तो f की जगह म्यू एस इंटू एन रख दें। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 में बी rewritten as equation 1 and 2, equation 1 and 2 may be rewritten as, equation 1 को क्या लिखा जाएगा? equation 1 को लिखा जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू f की जगह लिखें म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, म्यू एस इंटू एन एफ की जगह, स्मॉल एफ की जगह प्लस एम जी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा है तो 1a मान लिया इसको। ठीक है, और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है, तो एफ की जगह क्या लिखना है? म्यू एस एन कॉस थीटा, म्यू एस एन लिखना है एफ की जगह, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो v क्या हो गया? v क्या हो गया? v मैक्सिमम हो गया। v क्या हो गया? v मैक्सिमम हो गया। ठीक है, v क्या हो गया? v मैक्सिमम हो गया। इसको मैं कह देता हूँ, ये इक्वेशन 2 को मैंने लिखा है दोबारा से, तो 2a लिख हो गया है। अब ये दो जो इक्वेशन मेरे पास आ गई, अब इक्वेशन जो आपकी ये वाली है इक्वेशन 1a, यूजिंग इक्वेशन 1a, अब सिंपली मैथमेटिक्स करना है। इक्वेशन 1a का यूज करो, और इक्वेशन 1a का यूज करके मैं लिख सकता हूँ एन यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी। क्या किया मैंने? इसको इधर ले गया और फिर एन कॉमन ले लिया और इज इक्वल टू एम जी लिख दिया, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी क्या? एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की। किससे आई है? 1a से आई। 1a से कैसे आई? जो ये म्यू एस एन इंटू एन साइन थीटा है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो n जो है कॉमन आ गया, और n कॉमन आने से ये आ गया इज इक्वल टू एम जी, तो n की ये वैल्यू आ गई। अब n की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को n की इस वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन 2a में। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 मान लेते हैं। चलो, नाउ यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 2a में बी रीरिटेन एज, इक्वेशन 2a क्या लिखा जाएगा? में बी रीरिटेन एज। अब n की जगह रखो यहाँ पर वैल्यू, तो n की जगह क्या रखें? mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये n की वैल्यू हो गई, और इंटू साइन थीटा है तो यहीं आ जाएगा साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये म्यू एस कॉस थीटा, और n की जगह रखें एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये n की जगह रख दिया, इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप क्या कीजिए, ये जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वो करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? और एम जी कॉमन है ऊपर, और नीचे कॉमन है कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये कॉमन आ गया, और अंदर बचेगा, देखो ये कॉमन आ गया, एम जी कॉमन आ गया, दोनों में एम जी है, और नीचे से कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा ये भी कॉमन आ गया। तो ऊपर यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, और यहाँ बचेगा म्यू एस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा ये बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आसानी से हम इसको और सॉल्व करें, रीअरेंज करें, तो कैसे लिख सकते हैं? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये हो गया, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर। एम से एम कैंसिल हुआ, और यहाँ पर फिर वैल्यू आ जाएगी। देखिए, v लेफ्ट साइड को इधर लिख लेता हूँ मैं, वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर, और राइट साइड को इधर लिख लिया और लेफ्ट को उधर लिख लेते हैं। जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से वी स्क्वायर मैक्सिमम ये वैल्यू निकालना है, तो आर इधर चला जाएगा, तो आर जी, और ऊपर आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर से क्या कॉमन ले लें? कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लीजिए। कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस म्यू एस, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन लिया, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हुआ, वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू आई आर जी, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, प्लस म्यू एस हो गया अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आई, ये वी स्क्वायर मैक्सिमम आया। ठीक है, ये अब यहाँ से वी मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, है ना। वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आर जी, रूट में आ जाएगा ये सब कुछ, टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड होगी बैंक रोड पर। ठीक है, और ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड जो लेवल रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड थी उससे ज़्यादा है। जो लेवल रोड पर मैक्सिमम स्पीड आई थी, ध्यान करो, लेवल रोड पर जो मैक्सिमम स्पीड आई थी वो इतनी थी, लेवल रोड पर म्यू एस आर जी आई थी, जबकि बैंक रोड पर ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो बैंक रोड पर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जब रोड को बैंक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टर्न पर जो है स्पीड को आप ज़्यादा भी होगी तब भी व्हीकल पलटेगा नहीं, तो यहाँ लिख सकते हो, वी कैन से दैट maximum possible speed
speed, we can say that maximum possible speed of a vehicle, ठीक है, on a banked road, banked road मतलब जो एक तरफ से ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है टर्न पर, on a banked road is greater than that on a level road को आप फ्लैट रोड भी कह सकते हो, ठीक है। लेवल और फ्लैट रोड के कंपैरिजन में बैंक्ड रोड पर स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यदि इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, किसी रोड पर यदि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में इसमें म्यू एस जीरो रखो, तो जब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस मतलब जीरो अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा मतलब जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या आ गया, वी मैक्सिमम आ गया किसके बराबर, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और ये एक्सप्रेशन वही आ रहा है ना, आर जी टेन थीटा आ गया, सॉरी आर जी टेन थीटा। ये कौन सा एक्सप्रेशन आया कि इस स्पीड पर यदि आप बैंक रोड पर ड्राइव करेंगे तो वियर एंड टीयर हो सकता है टायर का, ठीक है। ड्राइविंग एट दिस स्पीड, इस स्पीड पर यदि व्हीकल को आप ड्राइव करोगे, ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन ए बैंक रोड पर जब आप इस स्पीड पर ड्राइव करोगे, ठीक है, विल तो क्या हो जाएगा, इट विल कॉज क्या प्रभाव होगा इसका, लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ द टायर, ठीक है, ऑफ द टायर। लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ द टायर हो जाएगा, यानी टायर के फटने की संभावनाएं बनी रहेंगी, ठीक है, यदि इस स्पीड पर आप ड्राइव करते हो जहां पर म्यू एस इज इक्वल टू जीरो है लेवल रोड पर। तो इस तरीके से स्पीड लिमिट कैलकुलेट की जाती है रोड पर इन फॉर्मूलेज के हेल्प से, ठीक है। तो आज हमने बात की मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड और फ्लैट रोड एंड ऑन ए बैंक रोड। उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इससे आगे अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करेंगे। एक्सरसाइज आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।